नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस हर संभव कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी 12 जून को जबलपुर दौरे पर पहुंचेंगी, जहां से वो प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव अभियान का आगाज करेंगी। उनके दौरे में हिंदुत्व का तड़का भी लगने वाला है। देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए इस बार पूरा जोर लगाती नजर आ रही है। कांग्रेस के विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत प्रियंका गांधी करेंगी। प्रियंका 12 जून को जबलपुर आ रही हैं। प्रियंका के दौरे में हिंदुत्व का तड़का। प्रियंका सबसे पहले मां नर्मदा का आशीर्वाद लेंगी। मां नर्मदा की विशेष पूजा अर्चना करेंगी प्रियंका। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ भेड़ा घाट में करेंगी पूजा। पूजा के बाद जबलपुर में रोड शो करेंगी प्रियंका। जबलपुर शहर के बीच से निकलेगा रोड शो। हर विधानसभा की सीमा टच करने की होगी कोशिश। रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित करेंगी प्रियंका। करीब 4 घंटे तक जबलपुर शहर में रहेंगी प्रियंका। कांग्रेस प्रियंका गांधी के दौरे से उत्साहित है और प्रदेश में सरकार बनने का दावा कर रही है। वहीं बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि चुनावी शंखनाद खड़गे क्यों नहीं कर रहे। जनता जिस तरीके से कमलनाथ जी के हर सभा में आ रही है, उसी तरीके से प्रियंका जी की जो रैली और सभा है उसमें भी आप देखेंगे लगातार आपको हुजूम देखने को मिलेगा। और नया मध्य प्रदेश आपको जो 18-19 साल में जिस तरीके से हालात कर दिए हैं, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दे जो हैं, जमीनी मुद्दे हैं, जो जमीनी हकीकत है, उसकी आवाज बनकर प्रियंका गांधी जी आ रही है। कांग्रेस एक परिवार, वंशवाद, उसी का शंखनाद है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं कर रहे? वो तो केवल एक चरण पादुका वाले, इसलिए प्रियंका गांधी ने तो उत्तर प्रदेश में भी शंखनाद किया था, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। क्या हुआ? पिछले चुनाव में कांग्रेस को इस क्षेत्र में बड़ी बढ़त मिली थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में महाकौशल की 38 सीटों में से 24 सीटें कांग्रेस को मिली थी। वहीं बीजेपी को 13 सीटें मिली थी। इलाके की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 13 में से 11 सीटों पर भी कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। प्रियंका गांधी के दौरे की मदद से कांग्रेस महाकौशल में 2018 के नतीजे दोहराने की कोशिश में लगी है। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। इधर मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट के मंत्रियों के बीच का विवाद अब गहरा गया है। शिवराज कैबिनेट के 3 मंत्री गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत अपने ही जिले के एक अन्य मंत्री भूपेंद्र सिंह से नाराज नजर आ रहे हैं। गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत अब भूपेंद्र सिंह की शिकायत करने के लिए सीएम संगठन और संघ के दरवाजों पर भटकते नजर आ रहे हैं। मंत्रियों के बीच में आपस में विवाद है, सागर के स्थानीय चीजों को लेकर विवाद भी स्थितियां हैं। आपका ज्यादा जो है ब्यूरोक्रेसी सुनती है, वास्तविकता कैसे? मुझे नहीं कुछ इस विषय पे मैं नहीं बोलूंगा कुछ नहीं, तो और पूछना हो तो कुछ पूछिए। भूपेंद्र सिंह की चुप्पी ये बता रही है कि उनका गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत से विवाद सिर्फ अफवाह भर नहीं है, बल्कि हकीकत है। भले ही मंत्री गोपाल भार्गव विवाद की बातों को दरकिनार कर रहे हो, लेकिन साथ में ये पुष्टि भी कर रहे हैं कि वो अपने सागर के साथियों के साथ सीएम से मिले थे। कल मैंने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे संगठन के वरिष्ठ नेताओं से संगठनात्मक विषयों के संबंध में वो हम कैसे जीते उसके बारे में चर्चा हुई थी। आज मुझे जानकारी मिली कि उसको भ्रामक रूप से थोड़ा प्रचारित किया गया। मैं सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सभी मंत्री, सभी सदस्य, सभी पदाधिकारी, हम सब एक हैं। हम मुट्ठी की तरह बंधे हुए हैं। इसी विवाद के बाद एक बार फिर कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। आलम यह है कि विवाद भले ही भाजपा का हो, लेकिन कांग्रेस का हर नेता इसको लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट करता नजर आ रहा है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने तो इसे महाराज भाजपा, नाराज भाजपा और शिवराज भाजपा की लड़ाई बता दिया है। जब सिंधिया जी गए थे भाजपा में, तो वहीं अब अलग बहुत सी गुटबाजी हो गई है। एक है शिवराज भाजपा, एक महाराज भाजपा और एक नाराज भाजपा। और ये जो पूरा जो विवाद भी कल हुआ है कैबिनेट में, भूपेंद्र सिंह जी शिवराज भाजपा के हैं,
गोविंद राजपूत महाराज भाजपा के हैं और गोपाल भार्गव जी नाराज भाजपा के हैं। ये गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह की भूपेंद्र सिंह से नाराजगी की वजह भूपेंद्र सिंह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नए दावेदार माने जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह के करीबी माने जाने वाले भूपेंद्र सिंह सागर में इस समय अपना एक तरफा प्रशासनिक दबाव बनाए हुए हैं। माना जा रहा है कि शिवराज कैबिनेट के होने वाले फेरबदल में सागर से किसी एक मंत्री की छुट्टी लगभग तय है। फिलहाल सागर जिले से 3 मंत्री हैं। सागर से आने वाले 3 मंत्रियों में गोपाल भार्गव उम्रदराज है तो गोविंद सिंह राजपूत विवादों में है। ये दोनों मंत्री अपना पत्ता कटा देखते हुए शायद भूपेंद्र सिंह को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी समय कांग्रेस सरकार और संगठन में जिस तरह के विवाद होते थे, अब ऐसे ही विवाद आए दिन बीजेपी में सामने नजर आने लगे हैं। चुनाव के पहले बन रही ऐसी परिस्थितियां सरकार और पार्टी को लगातार मुश्किल में खड़ा कर रही है। ऐसे में सागर के इन तीनों मंत्रियों के बीच का विवाद सरकार की जमकर किरकिरी करा रहा है। अनुराग मालवीय, INS 24/7 भोपाल। 2023 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में स्थानीय मुद्दे भी अहम भूमिका अदा करेंगे। माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की संपत्ति और रियासत की जमीनों पर कब्जा जमाने की उनकी नीयत का मुद्दा भी छाया रहेगा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। 2020 में प्रदेश की कमलनाथ सरकार का तख्ता पलट करने के बाद ग्वालियर चंबल संभाग मध्य प्रदेश और केंद्र की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के बड़े नेता के रूप में सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि सत्ता के सहारे वो सिंधिया रियासत की खोई हुई और दूसरों के कब्जे में गई जमीन को वापस पाने की कोशिश जारी है। हाल ही में ग्वालियर के AG ऑफिस पुल के निर्माण का मुद्दा भी इसी कड़ी में चर्चा में है। सिंधिया परिवार के कमला राजे चैरिटेबल ट्रस्ट में दावा किया है कि AG ऑफिस का पुल महल के ट्रस्ट की जमीन पर बना है। इसके लिए 7 करोड़ के मुआवजे की मांग की गई है। फिलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन निचली अदालत ने ट्रस्ट के मुख्य पदाधिकारी के रूप में विजय फाल्के के अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी मां, पत्नी और बेटे महाआर्यमन सिंधिया के अलावा अन्य लोगों को भी प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने इस चीज़ को माना और न्यायालय ने इनका एक आवेदन वहाँ खारिज किया। न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये लोकहित का मामला है, जनता से जुड़ा मामला है, इसलिए आपको ऐसी इन नंबरों पर मुआवजा नहीं दिया जा सकता। और न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि आपके जो भी ट्रस्टी है उनको पार्टी बनाया जाए। उस ऑर्डर को लेकर उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लगाई, जो कि अभी आर्गूमेंट हो गए उसमें और पेंडिंग है। अभी उसमें आदेश सुरक्षित है, आदेश अभी उसमें आया नहीं है। और हमेशा सरकारी नंबर रहे जिन पर सिंधिया परिवार आज अपना दावा पेश कर रहा है कि ये नंबर हमारे हैं। ऐसे कई और भी सर्वे नंबर हैं, चूंकि अभी मामला विचाराधीन है और अभी न्यायालय में चल रहा है मामला। सिंधिया परिवार के ट्रस्ट ने AG ऑफिस पुल की जमीन के एवज में 7 करोड़ का मुआवजा मांगा है। वहीं जय विलास पैलेस के बाहर बने सरस्वती शिशु मंदिर को भी खाली करने के निर्देश दिए हैं, जबकि राजमाता विजया राजे सिंधिया ने सरस्वती शिशु मंदिर को यह जमीन RSS और स्कूल के संचालन के लिए दी थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का कहना है कि अन्य मुद्दों के अलावा स्थानीय मुद्दों में यह मुद्दा भी शामिल रहेगा। बहुत सारे मुद्दे रहेंगे, स्थानीय मुद्दे भी रहेंगे और इस तरह के भी मुद्दे रहेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति की हवस कब तक खत्म होगी मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अब कितनी संपत्ति चाहिए किसी व्यक्ति को तब जाके शांति मिलेगी, ये ऊपर वाला जाने। ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया परिवार के ट्रस्ट और सिंधिया रियासत से जुड़ी जमीनों पर लगातार दावा किए जाने हैं। कुछ प्राचीन मंदिरों पर अपनी बाउंड्री वॉल बनाए जाने और पुरानी इमारतों को खाली करवा कर अपना कब्जा हासिल करने जैसा मुद्दा छाया हुआ है, जो 2023 के चुनाव में कांग्रेस के लिए चुनाव में मददगार साबित हो सकता है। ग्वालियर से INS 24/7 के लिए जावेद खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस बारे में आदेश जारी किया है। बागेश्वर दरबार में जुट रही भीड़ के मद्देनजर उन्हें ये सुरक्षा दी गई है। इस बारे में प्रदेश सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिख दिया है और वाई श्रेणी की सुरक्षा में 1 या 2 कमांडो के साथ 8 जवानों का सुरक्षा कवच होता है। इसमें सुरक्षा के लिए 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी रहते हैं।
तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। सभी राज्यों को पत्र लिखा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किए हैं इस मामले में और धीरेन्द्र शास्त्री को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, सीएम हाउस में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग। रात 11 बजे तक चली बैठक। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल भी शामिल हुए। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। फिर नाराज नेताओं से बढ़ी बीजेपी की परेशानी। तो नाराज नेताओं से बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। सीएम हाउस में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग आयोजित की गई थी। रात 11 बजे तक ये बैठक चली है और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल भी इस मीटिंग में शामिल हुए। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी इस बैठक में मौजूद रहे, लेकिन नाराज नेताओं से बीजेपी की परेशानी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो सीएम हाउस में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग हुई है जो कि 11 बजे तक चली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विशेष संवाददाता अनुराग मालवी जुड़ गए हैं। जी अनुराग, बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग जो है 11 बजे तक चली है, लेकिन नाराज नेताओं ने बीजेपी की परेशानी भी अब बढ़ा दी है। वहीं वीडी शर्मा इस बैठक में मौजूद नहीं थे। क्या है ये पूरा मामला आखिर? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं लगातार, वो अब ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में हर दिन कुछ नई परेशानी बढ़ रही है। कभी मंत्रियों का विवाद, कभी सांसद का विवाद, कभी सिंधिया समर्थकों और भाजपाइयों के बीच विवाद। तो हर दिन जिस तरह का ये पूरा माहौल बना है, उसने बीजेपी को इतने गंभीर हालत में कर दिया कि अचानक नरेंद्र सिंह तोमर को देर रात जो है विशेष विमान से दिल्ली से भोपाल आना पड़ता है। देर रात ये पूरी बैठक चलती है। रात के 11 बजे तक के लगातार चर्चाएं होती है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होते हैं। लेकिन इस बीच में बड़ी बात ये भी होती है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा पर चर्चा होती है और वो मौजूद इस बैठक में नहीं रहते हैं। तो सवालिया निशान इस बात पे भी खड़े होते थे कि ये किस संदर्भ में बैठक है। हालांकि कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो जो है पुराने भाजपाई सिंधिया समर्थकों से नाराज आ रहे हैं। इसी बीच सांसद केपी यादव का एक बयान आता है जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परिस्थितियों पे सवाल खड़े करता है। मंत्रियों के बीच विवाद, गोविंद सिंह राजपूत, गोपाल भार्गव, भूपेन्द्र सिंह। तो भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय सिर्फ विवाद सुलझाने की स्थितियां बची है, जबकि चुनाव का समय है, चुनाव के लिए आगे बढ़ना है, रणनीतियां तय करना है। लेकिन भाजपा भी उलझी हुई है अपनों को मनाने में, और इसी के चलते ये इस स्तर की बैठक हुई जिसमें तमाम शीर्ष नेता नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय सीएम शिवराज के साथ मौजूद रहे। जी अनुराग, अगर बैठक की बात करें तो क्या मायने निकाले जा सकते हैं इस बैठक के? कई तरह के मायने हैं, लेकिन एक ये भी बात समझी जा रही कि भारतीय जनता पार्टी संगठन में भी कोई बड़े बदलाव की संभावना जल्द हो सकती है। और इस संभावना से इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस तरह की बैठक में चेहरे मौजूद थे और कुछ चेहरे मौजूद नहीं थे, तो ये माना जा रहा है कि संगठन में कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव की जरूरत है। परिस्थितियां जिस तरह की बन चुकी हैं मध्य प्रदेश में, उसके बाद में इन शीर्ष नेताओं ने ये तय किया होगा कि एक दफा अलग स्तर पे जाके सोचा जाए और इसका फीडबैक फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया जाए। क्योंकि माना ये भी जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री वापस भारत लौटेंगे उसके बाद बड़ी हलचलें चुनावी राज्यों के लिए होंगी और उसको जोड़कर भी इस पूरी बैठक से देखा जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश में जुटी हुई और कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी को लेकर ये बैठक रखी गई थी। इधर जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने यूपीएससी परीक्षा में पास हुए बच्चों के घर जाकर उन्हें बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की है। सांसद राकेश सिंह ने स्वाति शर्मा, जतिन जैन और सृष्टि जैन के निवास जाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी।
की बात है जबलपुर के लिए कि जबलपुर के 3 बच्चे, एक बेटा और 2 बेटियां, उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा को न केवल पास किया है, उनका चयन हुआ है, बल्कि एक नंबर के साथ, रैंक के साथ सिलेक्ट हुए हैं। तो अभी हम जतिन जी के पास खड़े हैं। जतिन जी की 91 रैंक आई है। मैंने अपनी ओर से और पूरे जबलपुर संसदीय क्षेत्र की ओर से जतिन को बधाई दी है। रीवा की पहचान कहे जाने वाले सुंदरजा आम का स्वाद न केवल देश बल्कि विदेशों में भी खूब लोकप्रिय है। इसकी खासियत ये है कि इसका जैसा नाम है उसी तरह ये दिखता है। सुंदरजा में सेंट जैसी खुशबू होती है। 1968 में इसके नाम से डाक टिकट भी जारी किया गया था। और इस आम की एक खासियत ये भी है कि इसको डायबिटीज के मरीज भी खा सकते हैं। सुंदरजा अपनी खुशबू से पहचाना जाता है और हाल ही में सुंदरजा आम को जीआई टैग भी मिल गया है, जिससे अब सुंदरजा आम पूरे विंध्य की पहचान बनकर दुनिया भर में जाना जाएगा। तो विंध्य की शान है सुंदरजा और अब इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। इधर बीना के टांडा चक आगासौद में भीषण गर्मी को देखते हुए मवेशियों के पानी पीने के लिए टैंक का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के मुख्य अभियंता एस.के. शुक्ला ने किया। गांव में स्थायी रूप से पानी पीने के लिए 8 नल पॉइंट और मवेशियों को पानी पीने के लिए 2000 लीटर क्षमता से बने स्थायी टैंक बनाए गए हैं, जिसका निर्माण मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अंतर्गत संचालित ऑक्सीजन वॉटलिंग रिफिलिंग संयंत्र के माध्यम से हुआ है। चलिए अब बात विकास के गढ़ की। पिछले 4 वर्षों में भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। एक ओर जहां छत्तीसगढ़िया संस्कृति और परंपराओं को नव क्षितिज मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा और लघु उपक्रमों में हो रहे नवाचारों से छत्तीसगढ़ के बौद्धिक व आर्थिक विकास की राह प्रशस्त हुई है। नए उपक्रमों के चलते नूतन रोजगारों का भी सृजन हो रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्राम सांकरा में दुर्ग जिले का पहला आजीविका केंद्र स्थापित किया गया, पर अब यहां तेजी से काम हो रहा है। सांकरा में बड़े पैमाने पर हर्बल गुलाल और अष्टगंध का उत्पादन हो रहा है। इस हर्बल गुलाल का निर्यात अन्य देशों में भी किया जा रहा है। 15 एकड़ क्षेत्र में फैले इस विशाल कैंपस में सांकरा और नजदीकी गांव की स्व सहायता समूह की महिलाएं विभिन्न उत्पाद निर्माण कर आत्मनिर्भर हो रही हैं। लेडीज लोग बाहर नहीं निकलते थे, कुछ तो जाते थे, कुछ दीदी लोग घर में रहते थे। तो अब यहाँ क्या है, हर मंथली हम लोग को पैसा मिल जाता है अपने खर्च के लिए, और हाथ में पैसा रहेगा तो और भी अच्छा लगता है। अपनी आमदनी खुद बढ़ रही है तो आगे बढ़ रहे हैं हम सब दीदी लोग। हमारे गांव के सब लोग इतना मेहनत किए हैं, तभी तो यहाँ जगह दिए हैं डोम बनाने के लिए। पंच, सरपंच और जितने भी सहायक हैं, सब बड़े बुजुर्ग हैं, जिला से भी सहयोग मिला है, तभी तो यहाँ रीपा भी स्टार्ट हो गए हैं। तो प्रोग्रेस में है यहाँ का काम भी बहुत ज्यादा। इस योजना के अंतर्गत जिले में कई प्रकार के उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। सांकरा में रीपा योजना के अंतर्गत गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी यूनिट, पीटी जार एवं पीटी बॉटल, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट जैसे कई उपक्रम स्थापित किए गए हैं। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने प्रदेश के मुखिया के प्रति आभार व्यक्त किया। जानकारी मिली कि सांकरा डोम रीपा यहाँ अच्छा मतलब काम मिल रहा है, तो हम आकर देखें कि यहाँ क्या क्या काम चल रहा है। तो फिर यहाँ देखें फूलों से गुलाल बनता है। फूलों को हम लोग मंदिर से लाते हैं, कहीं से नहीं मिलता है, मंदिर से मिलता है। तो देखें यहाँ का काम अच्छा है। फिर हम लोग कंटिन्यू डेली मतलब यहाँ आते हैं। रोजी मजदूरी के लिए बाहर जाते थे, जो वो घर बनाने वाला
मजदूरी तो उतना 150 या 100 रुपए तो उतना नहीं हो पाता था। अभी यहाँ 200 है तो कुछ घर खर्च हो जाता है सर, और कुछ बच्चों के लिए बच भी जाता है। मैं ये भी कहूँगी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भूपेश बघेल जी का और श्री गणेश कंपनी का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा छाव में काम दिया। ग्रामीण आजीविका मिशन प्रदेश के ग्रामीणों के लिए रोजगार मूलक योजना है, जिसके माध्यम से राज्य के ग्रामीण इलाकों में विभिन्न प्रकार के रोजगार और आजीविका के नए साधनों का सृजन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ।